अस्सलाम वालेकुम 360 डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी। आज के पॉडकास्ट में हमें एक बार फिर से ज्वाइन किया है वकास वलाना ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? मैं ठीक ठाक मैडम, आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बस मेरा दिल तो कर रहा है कि आगाज़ में आपके इस ड्रेस वाली बात से करूँ जो भी आपने मुझे बताई है छोड़ें लेकिन हम उस पर बात नहीं करेंगे। चलें, वकास, तहरीक इंसाफ की जो लड़ाइयाँ थी वो तो सबको ही पता था कि पार्टी जो तितर बितर हो चुकी हुई है, इंतशार का शिकार। एक तो वो इंतशार फैलाते हैं, दूसरा इंतशार का शिकार खुद हो गए हैं। अब वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि बैरिस्टर गौहर, मैं हमेशा ये बात इधर बैठ के अक्सर करती हूँ कि बैरिस्टर गौहर अच्छे, शरीफ और समझदार इंसान है। बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा साहब की अब लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। कभी सलमान अकरम राजा साहब ट्वीट कर देते हैं, कभी सलमान अकरम राजा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लड़ पड़ते हैं। फिर वो ये समझते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सलमान अकरम राजा साहब ही वो बंदे हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। सलमान अकरम राजा साहब ही हैं जिन्होंने फवाद चौधरी को पार्टी से आउट करवाया। सलमान अकरम राजा साहब ही हैं जिन्होंने उनके भाई फैसल चौधरी को भी खुडे लाइन लगा दिया है, पार्टी से बाहर निकाल दिया, क्योंकि इस सब के पीछे इनको सपोर्ट हासिल है अलीमा खान साहिबा की। सलमान अकरम राजा साहब को अलीमा खान साहिबा के कहने पे सिलेक्ट करके सेक्रेटरी जनरल बनाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इनके साथ सजाद बरकी जो इमरान खान के कज़न हैं वो भी शामिल हैं। इनके साथ वो जिब्रान इलियास जो है वो भी हैं। इन्हीं के साथ इनके जो यूके से चलाते हैं अज़हर मिशवानी साहब, ये एक ग्रुप है। और दूसरी तरफ जो ग्रुप है वो है गंडापुर साहब का, अली मोहम्मद खान का, असद कैसर, बैरिस्टर गौहर साहब का। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि इनका सोशल मीडिया जो है वो अपने हाथ हौला रखा करे और बानी तहरीक इंसाफ की जो कोशिशें हो रही है कि मुज़ाकरात किया जाए, किसी तरह से इंगेज किया जाए, बाहर आ जाए। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है अलीमा खान साहिबा का, जिसमें सलमान अकरम राजा और इनके सोशल मीडिया वाले सारे के सारे शामिल हैं, ये अजीब किस्म की खिचड़ी पकड़ी है। तो क्या इमरान खान साहब को नजर नहीं आ रहा? बैरिस्टर गौहर ने तो अब कह दिया है कि अगर पार्टी में किसी का हुक्म चलेगा खान साहब के बाद तो वो बैरिस्टर गौहर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आपने दे दी है और ये ऐसे ही है जैसे आप बता रही हैं। मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, फिर मैं बता देता हूँ कि असल में चल क्या रहा है। ओके। आप कोई कंपनी बनाएं, कंपनी का एक एमडी लगाएं या कोई सीईओ लगाएं, आप एक कमज़ोर बंदे को प्रेफर करेंगी या एक मजबूत बंदे को? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। डेफिनेटली मजबूत को। यस, क्योंकि आप साफ दिल और वफादार और कंपनी को आगे लेकर चलना चाहती हैं, ठीक है ना? आप ये नहीं देखेंगी कि सारा मैं आज इमरान खान का ना, एक जब ये वज़ीर आज़म था तो कौम से इसने ख़िताब किया था, तो जियो न्यूज़ ने एक इसके ऊपर रिपोर्ट बनाई थी अपने मॉर्निंग शो में। ओके। आज वो लकीली मेरे पास टिकटॉक के ऊपर ना वो मैंने देख ली, उसमें वो एंकर कहती है, फिर उसने गिनवाया इमरान खान ने 45 मिनट की तकरीर में 274 बार मैं मुझे मेरा मैं ठीक है। हाँ, ऐसे ही है। तो खुद पसंद हो गया बहुत ज़्यादा। अब जो खुद पसंद शख्स है वो खुद के चक्कर में ना वो समझता है कि साकी भी मैं हूँ, जाम भी मैं हूँ, पीने वाला भी मैं हूँ, सब कुछ मैं आज हूँ। तो बड़ी शायराना मिसाल आपने खान साहब के साथ दी है। अच्छा। साकी, मैं खाना, जाम, सब कुछ मैं हूँ, ठीक है। और जब इस चक्कर में इंसान पड़ जाए, ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ साकी पिलाने वाला, देने वाला, कंट्रोल करने वाला, ये खुसूसियत है मेरे मालिक की। बेशक बेशक। हर चीज़ पर कादिर है अल्लाह, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। बेशक। इंसान किसी चीज़ पे कादिर नहीं हो सकता। जब इंसान समझे कि सब कुछ मैं करूँगा, सब कुछ मैं सिर्फ मेरे मालिक को ज़ेब देता है, वो कुरान में बार बार अपने आप का जिक्र करे तो हमें उस पर लब्बैक कहना चाहिए, हमें फ़ख्र होना चाहिए कि एक मालिक है जिसने हमें तख्लीक किया है। एक इंसान ऐसा करे तो वो अपने आप को खुदा समझने लग जाएगा, फ़िरौन समझने लग जाएगा। ये नमरूद फ़िरौन का शेवा हुआ करता था, जो मैं करते थे, वो अपने लोगों को कुछ नहीं समझते थे। जो एक लीडर होता है वो चाहे जंग के मैदान में हो, चाहे ऑफिस के मैदान में हो, स्कूल में हो या फिर पॉलिटिकल पार्टी में हो, वो ये करता है पावर को डिवॉल्व करता है, आगे भेजता है, डिसेंट्रलाइज करता है, फिर आगे पावर, फिर पावर, फिर स्ट्रीट पावर, फिर काम उठता है। बिल्कुल। ये क्या करता है, हर दफ़ा एक कमज़ोर बंदे को लगाता है।
वो इसके गले में पड़ जाता है, बुजदार इसके गले में पड़ा। क्रिकेट के मैदान से एक कमज़ोर बॉलर्स को लगाता था और कहता था मैं जीत के दिखाऊंगा, आज तक नहीं चले वो कमज़ोर बॉलर जो इसने लगाए। इसने बुजदार को लगाया, आज तक नहीं चला। बड़ा फर्क कर। इसने चलते चलाते शादियां की, आज तक नहीं चली। ये जो काम ये करें, अब सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे इसने सही किया जिसका इसको शायद इंटरेस्ट नहीं था, वो था शौकत खानम। शौकत खानम में शायद इसने फंड्स के ऊपर मैं की है, लेकिन चूंकि डॉक्टरी का इसे इल्म नहीं था, अगर थोड़ा सा इसे इल्म होता ना तो इसने मरीज मार देने थे उधर मैं करके। मजाक सही, डॉक्टर ने प्रेशर करा उन्हें पीछे हो, मैनू पता है पेचकस ले गए ना, इसने चला जाना था और वो बंदे मार देने थे। ये तो अच्छी बात है, इन्होंने करना था ना ऐसे। लेकिन तो इसने पेचकस लेके बंदे जाके मार देने थे। तो आप देखें, जब कमज़ोर बंदे लगाते हैं वो इसके गले में पड़ते हैं और वो उस पार्टी के गले में पड़ते हैं और अल्टीमेट नुकसान कौम का होता है। सीएम मजबूत तरीन उम्मीदवार था आतिफ खान, शहराम तरकई, ये लोग थे, इनके धड़े मजबूत थे। इनको माइनस करके गंडापुर जिसके घर में कोई नहीं मानता था और वो बड़बल्ला, ठीक है, वो अगर मौलाना फजल रहमान के खिलाफ इलेक्शन जीत लिया, मौलाना फजल रहमान की क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क हैं। मौलाना फजल रहमान बलूचिस्तान में इलेक्शन जीत जाते हैं, KPK में हर दफ़ा हारते हैं, बहुत दफ़ा हो गया ये हारते हैं, जमानतें जब्त करवा लेते हैं। उसके खिलाफ जीता तो ये समझा कि पता नहीं ये क्या चीज़ है, ठीक है। उस एक शराबी को, एक शहद वाले को इसने पहले कश्मीर का मिनिस्टर लगाया, गिलगित बल्तिस्तान का मिनिस्टर लगाया, फिर उसने CM लगा दिया। कमज़ोर आदमी बाकियों के मुकाबले में सियासी तौर पर, सुने दो कमज़ोर सियासी तौर पर, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे बेहतर, मुझे याद है मेरे शो में थे ये बैरिस्टर गौहर साहब। अच्छा। बैरिस्टर गौहर साहब के साथ थे तंगी साहब, बहरामंद तंगी साहब ने कहा था, ओ यार वकास, मैं आपका प्रोग्राम छोड़ के जा रहा हूँ। मैंने कहा क्यों सर? उसने कहा यार किस लेवल के बंदे को मेरे साथ बिठा दिया आपने। ही नेवर कंटेस्टेड इलेक्शन, ये इलेक्शन 2024 से पहले की बात है, ठीक है, ये 23 की बात है, मुझे याद है। उसने कहा किस बंदे को आपने बिठा दिया मेरे साथ, ये इसका कोई लेवल है? मैंने कहा ये चेयरमैन PTI। उसने कहा यार ये तो वकील है और तुम वकालत की बात करो, सियासत की बात है करना। उसको पूरे प्रोग्राम में कहता रहा और मैंने एक फिक्रा बोल लिया था, पकड़ लिया था। मैंने कहा तंगी यार तंग ना कर, बार बार मैं कहता था जब भी वो उसे छेड़ते, मैं कहता मुझसे बात करो, उससे ना चाहे कहो। बैरिस्टर गौहर ऑफेंसिव हो गए, वो प्रोग्राम छोड़ के चले गए, दोबारा लिया फिर छोड़कर चले गए, तीसरी दफ़ा लिया फिर छोड़कर चले गए। तो जब आप एक छोटे बंदे को बड़े, मतलब हाँ छोटा इंसान नहीं है वो, छोटा पॉलिटिकली छोटा है, अब मगरमच्छों के सामने खड़ा करके उसे कहेंगे कि इनके ऊपर इख्तियारात या मेरा कहा हुआ अमल जो है, जो मैं बात कहूँ वो इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करो। जिस बंदे को सालन पकाना ही नहीं आता वो कैसे पका के सबको खिलाएगा? जिस बंदे को सियासत आती नहीं थी वो कैसे इन सारे मगरमच्छों को, जो कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में पार्टी पे कब्जा करना चाहते हैं, जिन्होंने पार्टी को धड़ों में तकसीम कर दिया है, वो बैरिस्टर गौहर कैसे इनको सारों को उस तरह से जोड़ सकता था? तो कमज़ोर बंदा इसलिए रखा कि क्योंकि ये कमज़ोर होगा, मेरे गैर मौजूदगी में ये पार्टी ना बना ले। लेकिन हुआ यूं कि उसने तो नहीं बनाई, बाकी लोगों ने 3-3 4-4 धड़े बना के पार्टियां बना ली। तहरीक इंसाफ के अंदर 5 पार्टियां बन चुकी हुई हैं। लेकिन विकास, बैरिस्टर गौहर वैसे कमज़ोर है, उनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मान लिया ठीक है, वो लॉयर थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चेयरमैन बन गए पार्टी के, तो अब ज़रा नॉन बंदे बन गए हैं। लेकिन बात यह है कि सलमान अकरम राजा साहब का भी तो कोई बैकग्राउंड नहीं था ना, वो भी तो उस पे मैं अभी बात करने लॉयर ही थे, वो भी जैसे वो है वैसे बैरिस्टर गौहर है। तो लेकिन बात है कि शायद उनकी बहन की सपोर्ट है और उनके जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं जो बाहर बैठे हैं उनकी सपोर्ट है, इसीलिए वो शायद इतना कर रहे हैं। वही बात बता रहा हूँ ना कि डॉक्टर जो ये क्या नाम है, सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर गौहर से बड़ा वकील था, ठीक है, उससे सीनियर है, पार्टी में उससे जूनियर है, ये बात उसे बर्दाश्त नहीं होती। शिज़ोफ्रेनिया का वो मरीज़ है। अच्छा। हाँ, उसके हाथ कांपते हैं, गुस्सा बड़ी जल्दी कर जाता है, मिर्गी के दौरे से पड़ते हैं उसे। अच्छा, फिर से पड़ते हैं। बड़ी खबर दे रहा हूँ आपको, अल्लाह माफी, ये खबर चल रही है, मैं खुद से नहीं कह रहा, रहम करे। हाँ जी, मैं खुद से नहीं कह रहा। अच्छा, आप खोलें, ट्विटर खोलें, आपको पता लग जाएगा। तो अगर इस तरह देखें, आपने एक बड़े बंदे को वकालत में सियासत में तो दोनों ही माशाल्लाह जीरो हैं, ठीक है, वकालत में बड़े बंदे को छोटे वकील के नीचे कर दिया, इसने सियासत शुरू कर दी, इंटरनल पॉलिटिक्स शुरू कर दी। इसको टकरेगी उसकी बहन,
क्योंकि एक ग्रुप इसकी बन गया। हाँ बहन चाहती थी कि किसी तरह आऊँ, खुद आ नहीं सकती क्योंकि बातें तो की हुई हैं, मैं नेपोटिज्म के ख़िलाफ़ हूँ। बहन ने ये रास्ता अपनाया, बैरिस्टर सलमान। और बैरिस्टर सलमान क्या नाम है, सलमान अकरम राजा, वो भी बैरिस्टर ही है। जी। उसकी अपनी ज़ाती औकात ये है कि एक गाड़ी के अलावा दूसरी गाड़ी उसके साथ काफ़िले में नहीं होती। अच्छा। अपनी गाड़ी के अलावा, और गाड़ी भी उसके पास वैगन सी है, ठीक है ना, वो नहीं जो SUV होती, क्या होती है यार, जो जिस पे मरी जाते हैं अच्छा, पता नहीं। पता नहीं क्या गाड़ी का नाम अच्छा। है, जहन से निकल गया। जी। तो वो वाली गाड़ी है, ठीक है ना, डब्बा। ओके। उस डब्बे में 3-4 वकील बिठा लेगा वो, बस ठीक है। नहीं, 6 से वैसे 7 सीटर गाड़ी है, 7 बंदों के, एक ड्राइवर और 6 बंदों के अलावा ना उसकी पार्टी में औकात नहीं, और वो सेक्रेटरी जनरल है। और हमें तो वैसे वो उनके अकेले जाने वाली लाहौर में जो वीडियो बनाई थी ना एहतजाज बैरिस्टर वाले दिन, गौहर में वो भी याद है। बेंच के जो लड़के नहीं होते साथ, जो आपके चैम्बर के लड़के होते जी। हैं, उसके अलावा उसकी कोई वर्थ नहीं है, ठीक है। अच्छा। बाकी जो बड़े बड़े सो कॉल्ड पॉलिटिकल फिगर्स हैं, जो कि कोई नून लीग से आया, जो काफ लीग से आया, पीपल्स पार्टी से आया, वो सारे मगरमच्छ हैं। अगर मगरमच्छों को उनका दिल करता है कि हम इन्हें खा जाएं, और हम में से कोई बंदा आए, शेख वकास अकरम है, और उनसे भी बड़े, कैसर हैं, बहुत सारे शिबली नहीं, असद कैसर तो साजिशी है ना बकौल इनके, हाँ, पार्टी वो के। तो फिर ये सबको ही कहते हैं। अब वो सुना यार शहरयार क्या करें? आफरीदी को कह रहे हैं कि क्योंकि ये फौज में होते थे ना, एक वक्त में शहरयार आफरीदी फौज में होते थे, ये उनका डिसिप्लिन चीजें फॉलो नहीं कर सके तो इनको फौज से निकाल दिया गया। तो इन पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये जो PTI की अंदरूनी खबरें हैं ये फौज तक पहुंचाते हैं। आप बस मजे लें, आप बस मजे लें। ये असद कैसर और शहरयार अफरीदी, जी। ये वो लोग थे, एक ने असम्बली तोड़ के साजिश की, गद्दारी की, इनकी खातिर इतना बड़ा जुर्म किया। कासिम सूरी ने ऐलान किया, इसने लिखा, कासिम सूरी ने ऐलान किया, लिखा इसने था, जी। कासिम सूरी ने ऐलान किया, और तीसरे ने इतना बड़ा मुकदमा राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ बनाया, और जब उसको अदालत में खड़ा किया तो उसने एक मेजर जनरल पे डाल दिया। याद नहीं आपको कि मैं तो नहीं, वो तो DG ANF थे, हाँ जी, ठीक है ना। तो ये सारे, इनका कोई ताल्लुक ना मुल्क से है ना फ़ौज से है, ये वक्ती तौर पर हैं, और ये सारे, और आपस में अब इन्होंने लड़ना है। इसलिए आप चस लें, मज़े लें, मज़े के अलावा और कुछ नहीं रह गया तहरीक इंसाफ। अब आप देखें, वक्त देखें, वक्त की धार देखें, और ये डिवाइड हो के इसके इतने टुकड़े हो जाने हैं, इतने तो सल्तनत उस्मानिया के नहीं हुए थे। इससे वाह 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 बड़ी मिसालें आज याद आ रही हैं। अच्छा, आखिर में एक अच्छी खबर है, ये वही पाकिस्तान एयरलाइंस है PIA, जिसको इमरान खान साहब ने और उनके वज़ीर साहब ने पूरी तरह से डुबोने का प्रोग्राम कर लिया था। आज कौमी एयरलाइन ने 21 साल बाद अरबों रुपए का खालिस मुनाफा हासिल कर लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत बड़ी और ये PIA जिसको वो कह रहे थे कि जी इसको बेच दो, कुछ कर दो, क्योंकि ये तो सिर्फ घाटे का सौदा है। मैंने कल एक मैंने बड़ी तमहीद बांधी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा उसमें मैंने कहा था 2022 से 2025 में क्या क्या हुआ। उसमें जो सबसे दिल को लगी बात थी ना, वो ये थी कि डूबती नैया को बहा दिया, और वो थी PIA। और PIA वो था ना, इसने PIA का इसके दौर के अंदर जो अमेरिका के अंदर होटल था वो भी बिकने पे लग गया था, याद है आपको? यस, वो भी। और कायद आज़म जहाँ जहाँ जाके रहते थे, जो जो चीज़ें इस्तेमाल करते थे, उनको भी माशाल्लाह इसने बेचना शुरू किया। जहाँ जहाँ हमारे कौमी हीरोज़, इससे जाहिर होता है कि ये पाकिस्तानी एजेंडा नहीं था, ये पाकिस्तान के वो फ्री मैसन सहूनी ताकतों वाला एजेंडा था, जो पाकिस्तान से कायद आज़म के तस्वीर को, कायद आज़म की तस्वीर को नोट से ख़त्म करने वाला तहरीक इंसाफ का एजेंडा था। कायद आज़म की तस्वीर को दफ्तरों से ख़त्म करने का एजेंडा था तहरीक इंसाफ का। कायद आज़म की आपने देखा कि इनके दौर में कितनी प्रोलिफरेशन हुई थी कायद आज़म की, कितनी प्रोलिफरेशन हमारे वॉर हीरोज़ की, कितनी प्रोलिफरेशन हुई थी हमारे उन लोगों की जिन्होंने कुर्बानियाँ दे के पाकिस्तान को हासिल किया। ये उस एजेंडे पे काम कर रहे थे कि जहाँ जहाँ हमारे कौमी हीरो ने जो यकजहती, कायद आज़म ही वाहिद शख्स है ना जिन्होंने कहा कि जब तक इसराइल का मसला हल नहीं होता फ़लस्तीन वाला, हम इसको मुल्क तस्लीम ही नहीं करेंगे। ऐसा ही है। और उनका साफ कहने का मतलब यह था कि इसराइल जो है वो रियासत है ही नहीं, रियासत तो फ़लस्तीन है, वो क़यामत तक है, वो पहले दिन से है, अज़ल से अबद तक है, हमारा क़िबला अव्वल है, वो उन मुसलमानों की जगह है, उनका हक है। और यहाँ बहुत सारी अहादीस हैं
कि ये सारा खुरासान का जो इलाका है, जिसमें पाकिस्तान की ये नॉर्थ बेल्ट जो है, जिसमें KPK बलूचिस्तान का कुछ इलाका है, ये वाले लोग और अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ये सारे बेल्ट यहाँ से लोग निकलेंगे और जाकर वहां पर कब्जा करेंगे। तो ये हमारा तो ये ईमान है। आज इसराइल जुल्म कर रहा है, तुम्हारे मुंह से दो लफ्ज नहीं निकले, क्योंकि तुम्हारे लिए उन्होंने अपने अखबारात में सिर्फ और सिर्फ 2 आर्टिकल्स लिख दिए। तो अगर इसराइल, आप देखें, मैं आज ना ये बात करना चाहता था, मुझे रिक्वेस्ट भी की गई है। मैं यहाँ बैठा हूँ, लोग ना यहाँ पर हमारे ना जो ये बर्गर बच्चे हैं ना, जो मॉडलिंग कर रहे हैं, जो याशियाँ ज़िंदगी जी रहे हैं, हमारे पास भी AC लगा हुआ है, ठीक है ना, हम भी सुकून में हैं। जो बेसुकून है मुसलमान तो एक जिस्म की तरह है ना, जिस्म के अगर नाखून पे भी आपको चोट लगेगी तो यू विल फील, बिल्कुल सारा जिस्म ये दिमाग से स्टिमुलस जाएगा यहाँ पर और पूरा जो जिस्म है वो तकलीफ में होगा। मुसलमान भी ऐसे हैं, लेकिन मुसलमान बेहिस हो चुके हैं, उनका हाथ कट गया है, हाथ कट गया है, सिर्फ नाखून नहीं, पूरी की पूरी बाजू कट गया है। वो आज कुछ नहीं कह रहे। मसला क्या है? मसला यह है कि आपके मुसलमान लोगों को बाय हुक और क्रुक, बाय इंटरेस्ट, दे हैव कैप्चर्ड, उन्होंने कैप्चर कर लिया हुआ है। अब देखें, जो जो लीडर्स हैं उन्होंने उनको अपने लिए एक, इसराइल ने अपने आप को उनके लिए बहुत बड़ा इंटरेस्ट बना लिया है, फ़ायदा बना लिया है। खान को उनसे फ़ायदा, इस तरह बहुत सारे मुस्लिम उम्मा के लीडर्स हैं, उनको इसराइल से डायरेक्ट फ़ायदा है। इसराइल को बुरे कौन से लगते हैं? बुरे लगते हैं जो उनके खिलाफ बोलते हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा का सबसे वाहिद एटॉमिक पावर मुल्क, उसके कायद ने कह दिया कि हम तुम्हें तस्लीम नहीं करें, इसलिए हमारे पासपोर्ट पे वो है ही नहीं। तो आपका क्या ख्याल है, इसराइल के लोगों को कायद आज़म अच्छे लगते होंगे कि वो कह के चला गया है, वो हमारे लिए हदीस से कम हो गया है, मगर उसी तरह हम उस पर अमल कर रहे हैं। बिल्कुल कि हमारे कायद ने कह दिया बिल्कुल ठीक। तो अब वो जब उसको इसराइल को कायद आज़म अच्छा नहीं लगेगा, अल्लाह ताला रहमत करे कायद आज़म पर, करोड़ों रहमतें करे, जब वो उनको अच्छा नहीं लगेगा तो वो क्या करेंगे? उसका नाम मिटाने की कोशिश करेंगे। वो तो कभी नहीं मिट सकता। और वो किसके ज़रिए मिटाएंगे? कोशिश तो करेंगे ना, साजिश तो करनी है, उनका काम है यहूदियों का। साजिश करेंगे अपने स्लीपर सेल्स के ज़रिए, अपने एजेंट्स के ज़रिए। इसको चुना उन्होंने, ये नाकाम हो गया। नाकाम हुआ क्योंकि यहाँ पर सिपा सलार है, यहाँ पर एक दिल में कुरान रखने वाली फ़ौज है, यहाँ पर हमारी एजेंसीज़ हैं, उन्होंने भांप लिया। फिर लोग कहते हैं, हमारे बर्गर कहते हैं, इसराइल इतनी बड़ी ताकत है, उनको अपने कामों से फुर्सत नहीं है, दे डोंट थिंक अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान तो वैसे ही डूबती हुई नैया है। कहते हैं कि नहीं कहते? बिल्कुल। अब जब देखें कि इसराइल वहाँ से बैठकर ये जो आप समझते हैं ना पाकिस्तान कुछ नहीं है, पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, मुस्लिम ममालिक में वाहिद ख़तरा है इसराइल के लिए। बिल्कुल वाहिद ख़तरा है इसराइल के लिए। और वाहिद ख़तरा जो इसराइल के लिए है वो इसको बड़ा खटकता है इसराइल को। और ये तुम अपने आप को ज़ीरो समझना छोड़ दो यूथियो, पाकिस्तान के अंदर वो लिबरल सोच वालों, खुदा का वास्ता है, इसको कुछ समझना, जो समझते हो ना ये कुछ नहीं है, ना ना ना, ये समझना छोड़ दो। ना शुक्रापन है। वो हमारे बारे में अगर वकास वालाना यहाँ पर एक छोटी सी जगह पे, छोटे से कमरे में बैठ के, छोटी सी इंफॉर्मेशन रख के, छोटी सी सोच रख के, कोई ओहदा नहीं है मेरे पास सरकारी, अगर मैं इतना बड़ा सोच सकता हूँ कि वो हमारे खिलाफ हैं, तो वो जो पैदा ही साजिशी हुए हैं, वो जो साजिशें कर कर के वहाँ पर पूरी मुस्लिम और पूरी अरब वर्ल्ड को उन्होंने कैप्चर कर लिया है, जो वो जालिम हैं, वो आज भी वहाँ पर बम बरसा रहे हैं। उन्होंने रमज़ान में भी नहीं छोड़ा, हर साल रमज़ान का इंतखाब करते हैं। पता है आपको, 27 रमज़ान, पिछले 5 साल की हिस्ट्री निकाल के देख लें, 27 रमज़ान मुबारक की बाबरकत रात को, जो कि हम सोच समझते हैं कि लैलतुल कद्र हो सकती है, उस रात को हर साल उन्होंने बूट पहन के गंदे गलीज कपड़ों के जरिए हमारी मस्जिद के अंदर घुसना होता है और बम मारने होते हैं, शेलिंग करनी होती है, सीधियां गोलियां मारनी होती हैं। अगर वो ये जुल्म भी करते हैं, ये सोच भी सकते हैं, तो आप क्या क्या ख्याल है कि वो इतनी बड़ी सोच रखने वाले पाकिस्तान के खिलाफ नहीं सोचते होंगे? इसको किस तरह, इसको लगाम डाल दो। अगर ये फट गया ना, उनको आज भी खतरा है। अगर पाक फौज ये स्टेप ले और दुनिया पाकिस्तान का साथ दे, 56 के 56 मुल्क यकजा हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, बिल्कुल, खुदा की कसम इसराइल का नाम
हस्ती से मिटा देगी पाक फौज। बिल्कुल इंशाल्लाह। लेकिन वही बात है कि मसला यह है डिवाइड। गोरे ने किया डिवाइड एंड रूल, 100 साल 150 साल यहां पर घुसा रहा, 100 साल डायरेक्ट हुकूमत की, 100 साल साजिशों में कर दिए। 1757 से 1857 तक साजिशें कर करके 1857 में कैप्चर कर लिया, 1947 से निकाला उन्हें। इसी तरह उन्होंने साजिशें कर करके आपको कर दिया कमज़ोर। पाकिस्तान फौज को उन्होंने कर दिया तनहा। ये कहते हैं जाएं जी, जनरल साहब को कहते हैं जाएं जी जाएं जी जाएं जी। ओ भाई मुंह उठा के नहीं जाया जाता, ऑब्वियसली। ठीक है ना। एक पूरा प्लान बना के, अगर वो प्लान बना के कर रहे हैं तो पूरा प्लान बना के जाया जाता है। ये इस तरह नहीं होता कि मेरी ख्वाहिश के ऊपर जाकर जो है ना एक मुल्क दूसरे मुल्क पे हमला कर दे। ये वो वक्त नहीं रहा ना तलवारों वाला। इसमें अगले को डेटरेंस होती है, इंटरनेशनल रिलेशन में डेटरेंस वर्ड यूज होता है, जिसमें डर से मारा जाता है। पाकिस्तान के डर से, अगर पाकिस्तान का डर ना हो तो आप समझ लें सऊदी अरेबिया तक इसराइल आ जाए। मैं आपको सही बता रहा हूं, हम गार्डियन हैं। ये बात अपने जहनों से निकाल दो। जो लोग नहीं इस हकीकत को समझते वो बेवकूफ हैं, जाहिल हैं, मक्कार हैं और वो वतन दुश्मन है। उनके दिल में वतन की जरा मोहब्बत नहीं है। वो झूठे हैं, वो फ्रेबी हैं, वो डॉलर्स के गुलाम हैं, वो इन ताकतों के गुलाम हैं जो इस अपने दिल से ये नफरत नहीं निकालते कि पाक फौज कुछ नहीं है। भाई पाक फौज का अगर खौफ ना हो, उन्होंने सीरिया को तोड़ दिया, इराक का बुरा हाल कर दिया, लीबिया का बुरा हाल कर दिया, उन्होंने मिस्र के बुरे हाल कर दिए, उन्होंने ईरान को कैप्चर करके एक कमजोर ताकत कर दिया, उन्होंने अफगानिस्तान को खराब कर दिया, वहां पर खाना जंगी रखी, वहां पर कमजोर हुकूमतें बना दी। ये सारा एक बड़े प्लान का हिस्सा था। वाहिद रह गया, कौन रह गया? पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान। पाकिस्तान जो कि जंगी एतबार से, क्योंकि आज अगर आप कहते हैं ना इकोनॉमिक जंग है, मगर हकीकत जंग को आप जुटला नहीं सकते, वो भी जंग है, हकीकी जंग। ये लोग जो कहते हैं ना यार आज के दौर में तो सिर्फ इकोनॉमिकली जंग ही लड़ी जाती है, ये वाली वॉर्स तो पीछे रह गई हो। नहीं भाई, ये जंगें भी होंगी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक लफ्ज जो है वो क़यामत तक सच है, सच होगा, सच होके रहना है। और उन्होंने फरमाया हुआ है कि मुझे यहां से खुशबू आती है, ठंडी हवा के झोंके आते हैं, और वो उंगली का इशारा हमारी तरफ था, इस खित्ते की तरफ था। और इस खित्ते में आपको अल्लाह ताला ने 1998 से एटॉमिक पावर बना दिया है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका भी पाकिस्तान को उंगली नहीं उठा सकती। उसको पता है कि बब्बर शेर है, सोया हुआ है, जगाओगे तो हमला कर देगा। इस तरह इसराइल को भी पता है। तो इसलिए आप इस लिहाज से थोड़ा सा मजबूत रहें। हमने मुत्तहिद होना है। जिस दिन मुत्तहिद हो गए और उसमें लीडर बने पाक फौज, तो देखें सफा हस्ती से मिट जाएगा इसराइल, मिट जाएगा। मैं उस वक्त का इंतजार कर रहा हूं। मिटाए और तमाम मुसलमानों की हिफाजत करे। वकास, बहुत शुक्रिया, तमाम देखने वालों का शुक्रिया। आखिर में इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का सबसे बढ़ के पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।